नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। आज बात हाथरस केस की होगी कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि जब हंस खेल रही थी तो सुरक्षा नहीं दी, जब बर्बरता की शिकार हुई तो इलाज नहीं दिया, और जब मर गई तो ना इज्जत से विदाई दी और ना इंसाफ दिया। गांव में आज बूटों की धमक है, मीडिया पर रोक है, डीएम परिवार को धमका रहे हैं। क्या हाथरस की बेटी को ऐसे ही इंसाफ देगी सरकार? और हाथरस ही क्यों, बलरामपुर, मथुरा और भदोही का क्या? हर जगह बेटियां जुल्म का शिकार हो रही हैं, मारी जा रही हैं, और बस दावा किया जा रहा है बयानों में, टीवी पर आकर, कैमरों के सामने कि इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा पता नहीं। आज हम सबसे बड़ा मुद्दा में यही पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे मिलेगा इंसाफ। चर्चा होगी इसी पर, लेकिन आज दिन भर कैसे दमनकारी नीति अपनाया प्रशासन ने हाथरस की, रिपोर्ट देखिए। हाथरस, बलरामपुर, कानपुर, मथुरा, लखीमपुर, जितने शहरों के नाम याद आएंगे, बेटियों के साथ उतनी बर्बरता की दास्तानें भी सामने आएंगी। शहरों का नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन मां बहन बेटियों के साथ होने वाले अन्याय की क्रूर कहानियां खत्म नहीं होंगी। हाथरस में बर्बरता का शिकार हुई बेटी के लिए पूरा सूबा आक्रोश में है। उसकी चिता की लपटों ने बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये वो दिन तो नहीं जिसका आपने वादा किया था। हमको पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। यूपी पुलिस ने दावा किया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में पीड़ित के साथ गैंगरेप या रेप की पुष्टि नहीं हुई है। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। लेकिन इस बात पर चुप्पी क्यों साध ली गई है कि रात के अंधेरे में बिना घर वालों की मंजूरी के मृतक का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? दाह संस्कार पुलिस वालों ने कर दिया है। उस लड़की का हमें नहीं पता। आखिरी बार उसको आप अपनी पुष्पांजलि भी नहीं दे पाए? नहीं दे पाए। देखो हम बस शकल ही ना देगी उसकी, तो पुष्पांजलि किसको देते? क्यों पीड़ित के गांव में मीडिया की एंट्री तक बैन कर दी गई है, और क्यों डीएम पीड़ित परिवार को हड़का रहे हैं? मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजे कल तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। हाथरस के बाद बलरामपुर में भी इस तरह की जघन्य वारदात सामने आई। बेटियों के खिलाफ इतनी बर्बर वारदातों के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल और प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस के लिए निकले तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस फोर्स ने रास्ता रोक लिया। अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ, किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने कांग्रेस समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया। अगर सरकार के पास लाठी है तो हमारा सर है, अगर सरकार के पास बंदूक है तो हमारा सीना है। बर्बर वारदातों, जबरन दाह संस्कार और गांव में किलेबंदी पर भले ही कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुप्पी साध ली, लेकिन राहुल प्रियंका पर हमला करने का मौका वो नहीं चूके। आप किस बात के लिए कर रहे हैं? खाली कि आप मीडिया में बने रहें और कुछ नहीं है। ना सहानुभूति है, ना संवेदनशीलता है। सरकार जांच कर रही है, जांच की रिपोर्टें आ रही हैं, उनके परिवार से बात हुई है, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी सूबे के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन नजर आया। समाजवादी पार्टी ने महिला अपराधों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। हाथरस की घटना में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का चेहरा सामने आया है, उसने अंग्रेजी हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया। और योगी जी, आप एक तरफ पीड़िता के पिता से बात करते हैं ऑनलाइन,
और दूसरी तरफ आपकी ही पुलिस जब उस बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसी पिता को घर में कैद कर देती है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की जनता के हित में बेहतर यही होगा, बहन बेटियों के हित में यही बेहतर होगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि छेड़छाड़, रेप और यौन उत्पीड़न जैसी वारदातें समाज का स्याह पहलू है। लेकिन सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब पुलिस, प्रशासन और सरकार ऐसे मामलों में केवल खुद को बचाने में जुट जाती है। जब तक इस प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आएगा, बेटियों की सुरक्षा और उनके लिए इंसाफ की बात बेईमानी होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। कैसे मिलेगा इंसाफ, कुछ हमारे सवाल है न्यूज़ स्टेट के, आपके सामने रखते फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल है, पीड़ित की आधी रात आखिर जबरन दाह संस्कार पर चुप्पी क्यों है? क्या छुपाने के लिए गांव में मीडिया की एंट्री पर पुलिस की रोक है? डीएम पीड़ित परिवार पर क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अधिकार अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? और अगर रेप जैसी वारदातों पर सियासत ही होती रहेगी तो आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सदब जफर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, ऋचा सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अनिल यादव लखनऊ से और अभिषेक, हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हाथरस से लगातार बने हुए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे, जाने देते राहुल और प्रियंका को, क्यों रोक दिया? वो एक लाश पर आयोजित करने के लिए जा रहे हैं। कोविड-19 के इस आपदा काल में कितने लोगों को एक साथ उन्होंने खतरे में डाला है, ये एक सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के ऊपर खड़ा होता है। आपने देखा होगा उनके अगल बगल 60 के लोग खड़े थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। उन्होंने अपने नेता को भी खतरे में डाला, राहुल गांधी ने खुद अपने को खतरे में डाला, अपने कार्यकर्ताओं को खतरे में डाला और पुलिस के अधिकारियों को भी खतरे में डाला। ये एक गंभीर राजनीतिकता की पहचान नहीं होती है और ये जो कांग्रेस ने किया है ये सर्वथा अनुचित है। एपेडेमिक एक्ट के कारण ही उनको वहां पर रोका गया और उनको वापस किया गया कि आप इस तरीके से भीड़ में नहीं जा सकते। वो तो कह रहे थे हमको अकेले जाने दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप प्रवक्ता हैं, बातचीत पूरी सुन के आए होंगे। हाँ, जरूर अकेले आते बहुत अच्छी बात थी। नहीं, वो कह रहे थे जाने दीजिए, नहीं जाने दिया गया। वो कह रहे थे जाने दीजिए, नहीं जाने दिया गया। नहीं, मुझे हैरानी होती है कि अगर वो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, चले जाते, लेकिन राजस्थान में 12 के अंदर 2 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, वहां नहीं जाते। में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, वहां नहीं जाते। अजमेर में 4 साल की बच्ची, तो आप चले जाइए ना सर, आप चले जाइए ना, आप चले जाइए ना, आप चले जाइए ना, वहां वो नहीं जा रहे हैं, आप निकलिए ना एसी से, चले जाइए ना, आप चले जाइए ना। वो जा रहे हैं, उनको जाने नहीं देंगे, आप जाएंगे नहीं। देखिए वहां पर तो अशोक गहलोत। अरे भाई, तो आप चले जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप जाइए ना, आप विपक्ष में जाइए, वहां पर कौन रोक रहा है आपको? मेरा सवाल हाथरस को लेकर है। मुझे बताइए आलोक अवस्थी जी, मुझे बताइए, आधी रात को पेट्रोल छिड़क के शो में आग क्यों लगाया गया और आज गांव में मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया गया बैरिकेडिंग लगा करके? मुझे इन दोनों सवालों का आप जवाब दीजिए। आखिर क्या छुपा रहा है प्रशासन वहां का? देखिए, प्रशासन कोई नहीं छुपा रहा है। सरकार ने पहले ही एसआईटी की वहां पे गठन कर दिया। सर, मैं पूछ रहा हूं, मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया गया? उस जांच में गांव के बाहर मीडिया को क्यों रोका गया? उस जांच में कोई बाधा ना आए, इसलिए सबको रोका गया। सर, उस जांच में बाधा आ जाएगी, दमन कर रहे हैं बूट के तले आप, उससे बाधा नहीं आ रही है। मीडिया चली जाएगी तो बाधा आ जाएगी। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी बात सुन लेंगे। मैं आपकी बात पूरी सुन रहा हूँ, स्थानीय प्रशासन के खिलाफ ही जांच करने के लिए लोग आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ। स्थानीय प्रशासन आप रखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप बात रखिए, बोलिए बोलिए। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ ही जांच हो रही है कि कहीं पे प्रशासन ने कहा। अरे भाई, तो मीडिया के क्यों रोका? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मीडिया को लेकर के कोई भी जांच नहीं हो सकती है। मैं कह रहा हूँ रोका क्यों? गांव के बाहर रोका क्यों? बैरिकेडिंग क्यों लगाई? क्या छुपा रहे हैं आप? मीडिया अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है सर। मीडिया अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। जिला प्रशासन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आलोक अवस्थी जी, आप जब बोलते हैं, आलोक अवस्थी जी, आप जब बोलते हैं तो निष्पक्षता के बहुत करीब बोलते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, बैरिकेडिंग लगा के मीडिया को क्यों रोका गया?
आज डीएम क्यों घर में जाके उसको धमका रहे थे कि 2 दिन बाद मीडिया चली जाएगी, फिर क्या होगा तुम्हारा? क्या छुपा रहे हैं सर? मैंने डीएम का बयान देखा है। डीएम ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है कि कई बातें आ रही थी कि उस पीड़ित परिवार के साथ कोई घटना ही आ रही है, वो पूछने गए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपके 2-3 बयान ऐसे आए हैं जिसे पीछे से लोग समझा रहे हैं आपको, और आप ये बात बोलिए मीडिया में जाकर के। क्योंकि आज उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सर मत जाइए ना, मत करिए राजनीति। अरे मत करिए ना राजनीति, उपचुनाव होने जा रहा है सर, छोड़ दीजिए ना। उपचुनाव होने जा रहा है, इसका मतलब आपको लाइसेंस नहीं मिल गया ना सर, छोड़ दीजिए ना आलोक अवस्थी। क्यों सेलेक्टिव हो रहे हैं? 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 ऋचा सिंह, मुझे एक बात बताइए, कहां है अखिलेश यादव? आपको भेज दिया प्रदर्शन करने के लिए, लाठी खाने के लिए, खुद तो आए नहीं। लंदन की सर कर रहे हैं, लंदन। देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर है, न्याय मांग रही है। और आलोक अवस्थी जी, आप मत तय करिए कि कौन कहां पे है। आपकी तो सरकार ने जिस तरीके का शर्मनाक हरकत की है, पूरा हिंदू समाज और पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हैं। पहले बेटी का बलात्कार होता है, 14 दिन तक आप उसकी एफआईआर नहीं लिखते हैं, रेप की एफआईआर नहीं लिखी जाती है, 15 दिन हो जाते हैं, उसको इलाज नहीं मिलता है, और जब वो दम तोड़ देती है तो आप रातों रात उसकी लाश को पेट्रोल छिड़क के जलवा देते हैं। आलोक अवस्थी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदू धर्म के आप लोग ठेकेदार बनते हैं। आपको ये नहीं पता है कि हिंदू धर्म में आदि लाश नहीं जलाई जाती। माँ कहती रह गई कि मेरी बेटी को मैं न्याय नहीं मिलेगा। जिस सरकार ने हमको लाश नहीं दी, वो सरकार हमको न्याय क्या देगी? आलोक जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। आलोक जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। अब आप सुन लीजिए आलोक जी, अगर आपको हो तो मैं आपसे ज्यादा तेज चला सकती हूँ आलोक जी, लेकिन ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। हम मान जाते हैं कि आप जो है बहुत संवेदनशील है। चिन्मयानंद के ऊपर क्या कार्रवाई की? चिन्मयानंद से मिलने आपके नेता और मंत्री क्यों जाते हैं? जेल के अंदर चिन्मयानंद से मिलने कौन जाता है? आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी और ऋचा सिंह जी, एक मिनट। आलोक अवस्थी जी, अच्छा है ना अपराधियों भाई, ठीक है ना आलोक अवस्थी जी, ठीक है ना। अगर उनको ये लग रहा है कि रेप अपराध है तो उनको बोलने दीजिए ना। ये बात सही है, ये बात सही है कि इनके एक नेता ने कहा था रेप है, फांसी दे दोगे क्या? एक नेता ने, जब पत्रकार ने पूछा कि भाई वहां छेड़छाड़ हुई, तो इनके नेता ने कहा था कि इनके नेता ने कहा आपके साथ तो नहीं हुई। अच्छा है ना सर, वो मान रही हैं अगर रेप अपराध है तो बोलने दीजिए उनको, क्या दिक्कत है? बोलिए ऋचा सिंह जी। हम कानून में भरोसा करने वाले लोग हैं और हम लोग कानून की व्यवस्था को मानते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से, हाथरस की बेटी का 2 बार बलात्कार हुआ। एक बार उसका मरने के पहले बलात्कार हुआ और दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके साथ जबरदस्ती बोलिए जवाब दे सकते हैं आप, सुन रहे हैं ऋचा सिंह। जवाब देना चाहता हूं। समाज और इस देश की महिला, आज सफदरजंग अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट सफदरजंग अस्पताल की आई है और एसएफएल जो केंद्रीय प्रयोगशाला में भेजा गया था उसकी रिपोर्ट आई है। उन दोनों रिपोर्टों के ऊपर कहा गया कि आज आप पोस्टमार्टम सुनिए तो अब आपका झूठ खुल रहा है, आपका झूठ खुल रहा है। सुनिए, आपके डीएम और एसएसपी कह रहे हैं कि लड़की का बलात्कार हुआ। जो सरकार के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा दे चुकी है कि कोई बलात्कार नहीं हुआ था। दोनों रिपोर्टों पे यही बात आई है। पुलिस से बयान लिया गया। नहीं आता और जो एसएफएल की रिपोर्ट है, केंद्रीय प्रयोगशाला है, वो यूपी के अंदर नहीं आती। मरने के पहले इसलिए समाजवादी पार्टी लाश को बरामद ना करे और किसी लड़की को बदनाम ना करे। ये बदनाम करने की साजिश है समाजवादी पार्टी की। सुधर जाना चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। एक लड़की पर लांछन बेटी को झूठा कहना चाहते हैं, उसके खिलाफ लांछन ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कहीं पर तो आप व्यवस्था पर बोलेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी बनाती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या हमारी सरकार बनाती है? अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों की टीम बनाती है और वो डॉक्टरों की टीम अस्पताल दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। वहाँ की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है अगर आप सुन सकें तो एक कानून का ज्ञान ले लीजिए।
आपका नाम आलोक अवस्थी नहीं है, तो एक कानून का ज्ञान ले ले। पीड़िता का बयान अंतिम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंतिम नहीं होती, पीड़िता का बयान अंतिम होता है, मरने से पहले उसने बयान दिया है, मरने से पहले जो है उसने बयान दिया है, लड़की ने जो बयान दिया था उसके आधार पर मुकदमा कायम किया सरकार ने। झूठा कहना चाहते हैं, को जो मुकदमा कायम हुआ था बेटी को झूठा कहना चाहते हैं। ईश्वर न करे कल आपके अगल बगल ऐसी घटना घट गई तो आप बताएंगे मारने का प्रयास किया है, अधिकारियों ने नहीं किया। मां ने बयान दिया है कि जब वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने जाती है तो पुलिस होश में आया, उसने कहा कि मेरे साथ 3 अन्य लोग भी ने भी पुलिस हरकत करी है, तो बलात्कार का मुकदमा लिखा गया। लेकिन आज कानून के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एसएफएल रिपोर्ट है, उसमें कहीं पे भी ये बात सिद्ध नहीं हुई कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। तो झूठ बोलने के लिए चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूं, मैं आप दोनों के पास आता हूं। सदब जफर भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता सदब जफर जी। सदब जफर जी, बेटियों का बहाना है, राजनीति तो चमकाना है। और आलोक जी आपको शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी ने मरने से पहले इस बात का बयान दिया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ और आप बता रहे हैं कि बलात्कार। बोले सदब जफर जी। और कौन सी इंसानियत के साथ आप जी रहे हैं, आप बताएंगे आपकी बेटी कैसे कोई बोल सकता है ये डिबेट है? यू वांट टू कॉल इट अ डिबेट जहां पे आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं? ये डिबेट है कि रेसलिंग रिंग है? कैसे कोई बात रखे अपनी? आप बोलिए, सब आपको सुन रहे हैं। जिस तरह से चिल्लाया जा रहा है, जिस तरीके से बात की जा रही है, कोई भी सभ्य आदमी बात नहीं रख सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो बच्ची जो इतनी बुरी तरीके से उसको जीते जी उसने तकलीफ उठाई, जिस तरह से इलाज के लिए उसके परिवार वाले भटकते रहे, उसके बाद अब उसको जैसे मट्टी का तेल और पेट्रोल डाल के रातों रात जला दिया गया, मीडिया को मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये शर्मिंदगी की बात है, ये अक्रॉस पार्टी लाइन इंसानियत शर्मसार है। स्वाति सिंह को शर्मसार होना चाहिए, स्मृति ईरानी को शर्मसार होना चाहिए, प्रियंका गांधी शर्मसार हैं, सदफ जाफर शर्मसार हैं और तमाम दुनिया की हर महिला, मेरी बेटी शर्मसार है। और हर औरत जिसके घर में आस पास अगर एक बच्ची है, उसका सर आज शर्म से झुक गया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहा है बलात्कारियों को। और उस बलात्कार के संरक्षण और रातों रात लाश जलाने का असर यह हुआ कि बलरामपुर में फिर उस तरह की जघन्य हत्या हुई। यह हो रहा है। जिस तरीके से हम अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, शर्म की बात है। में जो आरोपी है वो ये बात कह रहा है, लखनऊ के दंगों में जो आरोपी है वो ये बात कह रहा है। सुनना ही नहीं चाहती, मैं अपने कान का वो निकाल चुकी हूँ। मुझे हाथ हिला दीजिएगा जो एंकर है कि भैया मैंने मेरी बात समय खत्म हो गया। तरीके से उनको योगी जी ने ट्रेन करके भेजा है कि सच को बोलने मत देना, इतना डिस्टर्ब करो डिबेट की बात रख ना सके कोई। आप हम कहते हैं एक बच्ची की जान जाती है, लगातार बच्चियों को मारा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज कर रही है। 80-82 बरस की कल रूपरेखा वर्मा सभ्य आपने समाज ईपी निकाल दिया, इसलिए आपसे बात अब नहीं हो पाएगी। मेरा सवाल था कि आप 12 पे भी तो कुछ बोलिए। अभिषेक मेरे साथ हाथरस से बने हुए हैं। अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, आलोक अवस्थी जी के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आधी रात को पेट्रोल छिड़क के आग क्यों लगाया गया। इस बात का जवाब आलोक अवस्थी जी के पास नहीं है कि मीडिया को बैरिकेड लगा के बाहर क्यों रोका गया। बोलिए आलोक अवस्थी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर अभिषेक आप बोलिएगा। बोलिए आलोक अवस्थी जी। मेरे पास एक जवाब है, बोलिए। पहली बात तो पेट्रोल छिड़क के नहीं जलाया गया, उनकी अंत्येष्टि की गई परिवार के लोग। सर कौन से हिंदू धर्म में आधी रात को अंत्येष्टि की जाती है? कौन से हिंदू धर्म में, बताइए ना मुझे। मेरी अगर आप बात पूरी होने देंगे तो बड़ी। सर आप जिस तरीके से सर आप कानून, पुलिस, प्रशासन, अरे इंसानियत है कि नहीं है? बोलिए अभिषेक आप। ओके ठीक है। सर कानून व्यवस्था यही तो वादा करके आप सरकार में आए थे। पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बोलिए। आलोक अवस्थी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और देखिए जो हिंदू रीति रिवाज में जिस तरीके से होता है, और अफसोस की बात है सारे हिंदू
हिंदूवादी सरकार है, ये अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर जो घटना हुई है उस पर आलोक अवस्थी क्या, खुद मुख्यमंत्री नहीं बोल पाएंगे, अधिकारी नहीं बोल पाएंगे, अवनीश अवस्थी नहीं बोल पाएंगे। जिलाधिकारी के तौर पर अवनीश अवस्थी ने बहुत सारे जिलों में एज ए डीएम काम किया है, लोकप्रिय रहे, लेकिन यहाँ फेल है रणनीति। क्यों रणनीति फेल है? क्योंकि ये अदूरदर्शिता है, अनएक्सपीरियंस्ड है प्रशासन का। प्रशासन जो कह रहा है अधिकारी वहां सुन रहे हैं। इस सरकार में सबसे बड़ी चिंता की बात ये हो गई है अंजीत, ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की सुनी जा रही है, ना अपने नेताओं की सुनी जा रही है, ना अपने जनप्रतिनिधियों की सुनी जा रही। मैं आपको ऐसा हार्ड फैक्ट बताता हूँ, हाथरस में ही खड़ा हूँ, उस गांव के बाहर ही खड़ा हूँ। जितने पुलिस वाले थे ना ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे ये क्या कर रहा है प्रशासन, ये क्या कर रही है सरकार। 2:30 बजे आग लगवा दी, आज रस्सियां बांध दी, किसी को जाने नहीं दे रही। ये घटना को तूल खुद से दे रहे हैं। सरकार का इसमें क्या फायदा है? क्यों तूल देना चाह रही है सरकार इसको? लेकिन डीएम जो रिपोर्ट भेज रहा है वहां लखनऊ में उसे सुनी जा रही है, उसको डिक्टो की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, रेप हुआ नहीं हुआ ये सवाल नहीं है। इस समय सबसे बड़ा एक उसके साथ जघन्य अपराध हो गया था उस दिन, बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, उसकी हड्डी टूटी, मौत हो गई उस बच्ची की। लेकिन उसके बाद जो उसके संस्कार करने थे परिवार को, वो नहीं करने दिए गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि शाम के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। अगर लखनऊ से प्रेशर था तो डीएम हाथरस ने क्यों नहीं समझाया अपने आला अधिकारियों को कि सर आप ये क्या करा रहे हैं? कल तूल पकड़ जाएगा, पूरे दिन मीडिया में ये खबर है। आप अगर ऐसा करा देंगे, सारी मीडिया यहाँ पर जमा है, अगर ऐसा हो गया तो ये घटना और ज्यादा हो जाएगी। अभी तो जिन्होंने ये घटना की है वही दोषी हैं, ये प्रशासन, हम और आप आ जाएंगे। यही होता है एक्सपीरियंस का सवाल अंजीत। शायद आलोक अवस्थी मेरी इस बात से सहमत होंगे। पूरा पुलिस प्रशासन, दरोगा से लेके पीएससी के सिपाही, सब यही कह रहे थे क्या डीएम कर रहे हैं। आज मीडिया को घुसने नहीं दिया, डीएम की वीडियो वायरल हो जाती है। कैसा जिलाधिकारी आपने अपॉइंट किया है जो ये भी सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आप अगर उसके परिवार से बात कर रहे हैं तो उन्हीं के आदमी वीडियो बना रहे हैं ना, पुलिस वाले और उनके गनरी वीडियो बना रहे हैं ना, और वो रिलीज हो जा रहा है, मीडिया में आ जा रहा है। तो आप या तो सरकार चाह रही है इसमें और आग में घी डाला जाए, सरकार निश्चित रूप से नहीं चाह रही है। योगी जी का जो विश्वास है ना अधिकारियों पर, वो इस घटना की वजह है। और शायद जो सलाह सरकार को दी जा रही है उसकी वजह यही है कि 2:30 बजे ये अंतिम संस्कार हुआ है। सरल शब्दों में यही बात है। अनिल, मुझे एक बात बताइए कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ही सबसे ज्यादा धर्म के जानकार हैं, क्योंकि खुद योगी हैं। उनको गुमराह कौन कर रहा है? और सब कान में तेल डाल के सो रहे हैं क्या लखनऊ में बैठ के अधिकारी? देखिए, मुख्यमंत्री कोई बालक नहीं है कि उन्हें कोई गुमराह कर देगा। डेफिनेटली जो कुछ हो रहा है उनकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा होगा। मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है। इसलिए हम जो क्रेडिट हो, अगर यूपी कहीं बिजनेस में अच्छा करे, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा करे, तो उसका क्रेडिट योगी जी को है। कुछ खराब हो जाए तो अधिकारियों को उसका क्रेडिट है, ऐसा नहीं है। अच्छा होगा तो भी क्रेडिट योगी जी को है, खराब होगा उसका क्रेडिट भी योगी जी को ही लेना पड़ेगा। हकीकत यही है कि अभी प्रदेश में स्थिति कानून व्यवस्था के लिहाज से ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के समय कहा जाता था कि महिलाएं रात में नहीं निकल सकती हैं, इतनी स्थिति खराब थी। लेकिन अब आरोप तो ये भी लग रहा है कि आजकल महिलाएं तो दिन में भी नहीं निकल सकती हैं। इससे किसी को इनकार नहीं है कि हाल के दिनों में अपराध बढ़ा है, खासकर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है, और पुलिस जो है उस पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। मैं इस वक्त बलरामपुर में ही हूँ। बलरामपुर में भी हाथरस जैसी ही घटना हुई है, और वहाँ भी एक बेटी को इसी तरह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार ने उसको 6 लाख का मुआवजा उसके परिवार को दिया है। यहाँ पर भी आधी रात में अंत्येष्टि कर दी गई। तो इतने धर्म के जानकार हैं, बड़ी खुशी हुई थी सबको कि एक धर्म को जानने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, और अब धर्म का राज स्थापित होगा, सच्चाई का राज स्थापित होगा, और अब राम राज आया है। लेकिन डेफिनेटली अभी जो हालात जो गुजर रहे हैं वो सरकार के लिए मुफीद नहीं है। और अपोजिशन का काम, लोग कहते हैं सियासत कर रहा अपोजिशन, तो सियासत करने के लिए अपोजिशन है। सियासत नहीं करेगा तो क्या हवन करेगा? बिल्कुल। तो अपोजिशन अपना काम कर रहा है, अगर वो तमाम इश्यूज को नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ओके, सदब जफर जी, भाई 12 पर भी कुछ बोल दीजिए कि हाथरस और बलरामपुर से आगे नहीं बढ़ेंगी जी। 12 पर भी बोलिए, राजस्थान में जो हुआ 12। हम हाथरस के और हर जगह से बोलेंगे। बिल्कुल मैं राजस्थान पे भी बोलूंगी। बलात्कार किसी का भी हो, चाहे वो दलित की बच्ची हो, चाहे बलात्कारी दलित हो,
मुसलमान की बच्ची हो चाहे बलात्कारी मुसलमान हो, चाहे वो आसिफा हो, चाहे वो मनीषा हो, चाहे वो निर्भया हो, बलात्कार की विक्टिम होती है और बलात्कारी को सख्त से सख्त और त्वरित सजा मिलनी चाहिए। मैं फिर वही कहूंगी, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में। मैं मानवता के नाते आपसे पूछता हूं सर, एक मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, आप प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, सोचिएगा, और जब अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको बेहतर करिए ना, आप सरकार में हैं। बात है, कुछ शिकायतें आई है, सरकार ने इसीलिए एसआईटी का गठन किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की गलती से कुछ संगतियां पैदा हुई, आप भी जानते हैं, मैं नहीं बीच में रोकना चाह रहा था, समय कम है, समय कम है। ऋचा सिंह जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव भी क्या कोई सवाल उठाएंगे बाहर निकलकर सड़क पर, या ट्विटर से ही काम चलता रहेगा? देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी पार्टी के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर हैं और समाजवादी पार्टी लगातार। चलिए, मुझे नहीं दिखे इसलिए मैंने पूछा आपसे, और आगे भी ऋचा जी आपसे पूछूंगा, समाजवादी पार्टी का कोई भी आएगा तो उससे पूछूंगा कहां है, कब वो सड़क पर दिखेंगे किसी बेटी के इंसाफ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस।